हेलो फ्रेंड्स, हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने पिछली वीडियो में जो न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम जो उस वीडियो में जो छूट गया था, पिछली वीडियो में जो छूट गया था, जो टॉपिक्स छूट गए थे वो कवर करेंगे। तो आज हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस, डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल क्या होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हम इजीली मतलब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देख लिए हैं। तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल, इतना कोई ख़ास टॉपिक ये है नहीं, क्योंकि इजीली इसमें डिफरेंस सभी को पता होता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल होती है इसमें, सॉरी सेल वॉल नहीं होती है। ये एनिमल सेल है, सेल वॉल नहीं होती है। इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके बाद में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे ये जंतु कोशिका है, ठीक है ना, तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि ये पादप कोशिका होगी तो इसके बाहर एक और भित्ति पाई जाती है, जिसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसमें सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? जब कोशिका विभाजित होती है तो तंतुओं का निर्माण करना, ठीक है ना, इनका कार्य होता है। तो विभाजन के समय सेंट्रोसोम का कार्य है कि वो कोशिका को विभाजन में मदद करता है। लेकिन प्लांट सेल में, हायर प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, हायर प्लांट सेल जो होती है, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम इसमें नहीं होगा। सेंट्रोसोम में क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल होते हैं, तो सेंट्रोसोम इसमें नहीं होगा, इसमें सेंट्रोसोम होगा। तीसरे नंबर पर जो एनिमल सेल होती है उनमें क्या होता है कि लाइसोम होता है, लाइसोसोम होता है। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइसोम इसमें पाया जाता है। इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो प्लांट सेल के अंदर लाइसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा कि वैक्यूल, रसधानी। तो वैक्यूल क्या होता है कि एनिमल सेल के अंदर नहीं के बराबर होती भी तो बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, नहीं के बराबर होती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाई जाती है और बड़ी होती है। लगभग ये प्लांट सेल का लगभग 90% भाग ये घेर लेती है वैक्यूल। ठीक है, तो ये इसमें पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। और जो जंतु कोशिका होती है वो जनरली क्या होती है? स्मॉलर होती है। जंतु कोशिकाएं स्मॉलर होती है, ठीक है ना। और जो प्लांट सेल है वो बिग होती है, ठीक है ना, बड़ी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, इसके बाद में सिक्स्थ डिफरेंस क्या हो सकता है कि और भी, जैसे स्मॉल होती है, लार्ज होती है। इसके बाद में हाँ, इसमें क्या होता है? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस थोड़ी करते हैं, और ये मतलब विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉफिक है, किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। तो ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, इसलिए इसके अंदर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसलिए क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। तो इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है ना। और भी डिफरेंस, जैसे मान लो इसके अंदर, जैसे इसमें एक और डिफरेंस क्या हो सकता है, जैसे सीलिया। एनिमल सेल में क्या होता है? सीलिया होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सीलिया नहीं होती है। ठीक है, प्लांट सेल में सीलिया नहीं पाई जाती है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। और भी कुछ डिफरेंस हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव सेल है, ठीक है ना। प्रिमिटिव मतलब आद्य कोशिकाएं, ठीक है ना। आद्य मतलब जो सबसे पहले जिन कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, ठीक है, उनको प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। तो न्यूक्लियर लगभग उसको हम एब्सेंट ही कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती ही नहीं है। तो उसका कुछ जो एरिया होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू होता है, सत्य कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो वर्तमान की कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ठीक है ना। जैसे सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस कुछ डीएनए मटेरियल ऐसा होता है। और इस क्षेत्र में, जैसे मान लो इस क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको गिन नहीं सकते कि कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर। तो इसको फिर एक गुणसूत्र कहते हैं कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। इसको एक गुणसूत्र कहते हैं न्यूक्लियोइड को। तो एक तो क्या है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, और इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक्स में जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। एक पदार्थ है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इसकी सेल वॉल बनी होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें सेल वॉल काय की होती है, सेलुलोज की होती है। सेलुलोज या दूसरे मटेरियल होते हैं, जैसे फंजाई के अंदर भी अलग मटेरियल है, उसको जब हम फंजाई पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो सेल वॉल में, ये प्लांट में जनरली क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है ना। सेल वॉल में डिफरेंस हो गया। इसके बाद में और क्या डिफरेंस होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, 70S और 80S बोथ, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 70S कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इनको कोशिका के मतलब कोशिका के ऐसे अंग है जो और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स है, ये अपना खुद का काम खुद भी आधे से ज़्यादा काम खुद कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत काम के लिए कोशिका के न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो 3 हो गए। चौथा क्या हो सकता है, इनकी जो फ्लैजिला होती है, इनमें जो फ्लैजिला होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसका प्रोटीन अलग हो सकता है, ठीक है ना, उसका प्रोटीन अलग होता है। और इसमें 9+2 स्ट्रक्चर नहीं होती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 स्ट्रक्चर होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, इनमें वो 9+2 स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो 9+2 स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं होती है, ठीक है। जबकि इनमें क्या होता है कि फ्लैजिला में 9+2 स्ट्रक्चर पाई जाती है, 9+2 संरचना फ्लैजिला की होती है। इसके बाद में इसमें जो एक, इसमें आप लिख सकते हो एक गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, एक गुणसूत्र, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड,
जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड या एक गुणसूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा गुणसूत्र, एक से ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर पे क्या हो सकता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन तो दोनों की सेम ही रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लो जो यूकेरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस कोई और करता है, और श्वसन रेस्पिरेशन कोई और करता है। ठीक है, बाकी पाचन कोई और कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऐसा कोई अलग अलग अंग नहीं है। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म है जिसमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियस, जो जिसमें थोड़ा न्यूक्लिक मटेरियल फैला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं होते हैं, और इसमें वो सभी कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बाकी ये सब, यही सभी चीज़ें पाई जाती है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, इसमें ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है, इसमें ऊपर लिख रहा हूं मैं कि इसमें और क्या हो सकता है, 6 डिफरेंसेस हो गए। और भी इसमें अभी आप डिटेल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ मतलब मेन इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक है मोनेरा में आते हैं, और मोनेरा क्या करते हैं, मोनेरा किंगडम क्या करता है, जब डिवाइड होता है, ठीक है ना, जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तो इनमें क्या होता है कि मटेरियल का मतलब कि जो भी पदार्थ होते हैं उनका बराबर में नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो इनमें क्या होता है, जैसे एक कोशिका है उसमें 4 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो माइटोसिस में तो दोनों में 4 क्रोमोसोम ही आएंगे। ठीक है, मतलब बराबर भाग में बढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसमें इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो बराबर भाग में बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, समसूत्री विभाजन, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो जो इसमें हम लिख सकते हैं कि समसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब जो मटेरियल होता है कोशिका का, वो जब कोशिका विभाजित होती है तो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, समसूत्री नहीं पाया जाता है, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, मतलब कि लैंगिक जनन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, मतलब ऐसा, लेकिन उसको हम लैंगिक जनन नहीं मानते हैं। उसमें क्या होता है वो हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जनन पाया जाता है। ठीक है,
और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, 7-8 डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। एन टू एन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा कल टॉपिक हम बात कर रहे थे, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद में प्लॉइडी पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी मतलब हम पढ़ेंगे डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल के बारे में। तो डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल क्या होती है, ठीक है। पहले क्या होता है, एक शब्द है प्लॉइडी, ठीक है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्लॉइडी मतलब क्या होता है। जो प्लॉइडी है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? प्लॉइडी बोलते हैं, या इसको ही हम एन भी बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं, ठीक है ना, एन। तो जैसे डिप्लॉइड सेल 2n होती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हैप्लॉइड सेल के अंदर 1 होते हैं, क्योंकि इसको हम एन बोलते हैं, 2n और n सेल, ठीक है। तो जैसे मान लो एक कोशिका है, उसके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। फिर दूसरी कोशिका है, उसके अंदर ये एक सेट हो गया, ठीक है, इसको n बोलते हैं। इसको हैप्लॉइड सेल भी बोल सकते हैं। एक कोशिका एक सेट है तो हैप्लॉइड सेल, ठीक है। इसके अलावा यदि 2 सेट हो गए क्रोमोसोम के तो इसको डिप्लॉइड सेल बोलेंगे, या इसको 2n भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 सेट हो गए क्रोमोसोम के, एक सेट ये और एक सेट ये, तो इसको 2n बोलते हैं, या इसको डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई कोशिका ऐसी जिसके अंदर क्या हो गया, तीन सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के, तो इसको ट्रिप्लॉइड बोल सकते हैं कि ट्रिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो इसको 3n बोल सकते हैं, और इसको ट्रिप्लॉइड भी सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट क्या होता है? n होता है। n के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जितने सेट होंगे उसको हम उसके हिसाब से मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड सेल होती है उसको और हैप्लॉइड सेल को हम पढ़ते हैं ज़्यादा, अधिकतर इनको नहीं पढ़ते हैं। जब क्या होता है कि 2 सेट से ज़्यादा सेट होते हैं तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोशिकाओं में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि क्रोमोसोम के जो सेट है उनका 2 से ज़्यादा होना। तो इसमें 3 है, 3, 4, 5, 6 जितने भी सेट होंगे तो उनको पॉलीप्लॉइडी के अंदर वो कंडीशन आ जाती है। मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट है उसको उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉलीप्लॉइडी है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड सेल है। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं जनरली पाई जाती हैं, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में क्या होता है कि एक ही सेट होता है, और डिप्लॉइड सेल में 2 सेट होता है क्रोमोसोम के। इसके अलावा तो ये नंबर ऑफ इसको बोलते हैं प्लॉइडी, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे जो डिप्लॉइड सेल होती है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, और हैप्लॉइड को समझ लेते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड के समझने के बाद में जैसे ये डिप्लॉइड सेल है तो इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। या इसको हम 23 पेयर्स बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं,
और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। और जो पेयर वाले क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, जैसे मान लो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये 2 क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस है। तो इस पे जो जीन है, इस पे जो जीन प्रोटीन बनाएगी, उसी प्रोटीन को ये भी बना सकती है, या तो बना सकती है या नहीं बनाएगी। ये डोमिनेंट और रिसेसिव के ऊपर डिपेंड करता है। यदि नहीं बनाती वो रिसेसिव जीन होती है, लेकिन वो एक ही चीज़ के लिए प्रोटीन बनाती है, ठीक है ना, एक ही कैरेक्टर के लिए। इस मान लो स्किन कलर है, तो ये यहाँ पर भी जो जीन होगी वो स्किन कलर के ऊपर कार्य करेगी, और ये जो जीन होगी वो भी स्किन कलर के ऊपर कार्य करेगी। ऐसी सारी जीनें, सारी जीन्स जो भी होगी कोई भी क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो सेम होती है, ठीक है ना। जो यहाँ पर जीन होगी वो यहाँ पर जीन होगी, मतलब कि ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं कि 2 सेट होते हैं, 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जिनके जो जीन्स होती है वो लगभग समान होती है। तो जो ह्यूमन होते हैं उनमें 23 पेयर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। जो 23rd है, मतलब लास्ट वाला जो पेयर है, उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, या उनको जैसे उनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको XY या XX भी हो सकते हैं। यदि फीमेल है जेंडर में तो XX होगा, और मेल है तो XY होता है। तो इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्या करते हैं, किसी भी मतलब कोई भी ह्यूमन में सेक्स का, जेंडर का डिसाइड करते हैं कि मेल हो गए या फीमेल होंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, एलोसोम्स भी बोलते हैं। एलोसोम्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके जो जीन्स होते हैं वो मतलब सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनमें जीन्स में डिफरेंस होता है। जैसे ऑटोसोम्स में क्या होता है, अभी समझाया था कि वो जीन्स लगभग इनके समान होते हैं। जो 22 पेयर है, ठीक है ना, 22 जो जोड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे 22 तक, यहाँ तक आ गए 22, ठीक है ना, 3 4 5 6 और ऐसे 22 हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, और ऑटोसोम्स भी बोला जाता है, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ठीक है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। ठीक है, तो ये 2 सेट ऑफ, इसमें 2 सेट है, तो ये सेल कैसी जाएगी 2n, इसको 2n सेल बोलेंगे। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक सेट में 23, दूसरे सेट में भी 23। और इसमें क्या होता है, जब कोशिका मतलब जब डिप्लॉइड सेल बनती है, तो डिप्लॉइड सेल कैसे बनती है, या तो हैप्लॉइड से बन सकती है, 2 हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बन सकती है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन से। जैसे ये स्पर्म हो गया, स्पर्म सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें n, इसमें भी n, तो यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। या तो क्या हो सकता है, कैसे बन सकती है, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के अलावा कैसे बन सकती है, जैसे एक डिप्लॉइड कोशिका, एक डिप्लॉइड सेल भी क्या करती है, डिवीजन करके, माइटोसिस करके डिप्लॉइड सेल का निर्माण करती है, 2 डिप्लॉइड सेल का निर्माण करेगी। तो डिप्लॉइड सेल का निर्माण कैसे होता है कि या तो माइटोसिस से या फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। लेकिन जो हैप्लॉइड सेल होती है उनका निर्माण मियोसिस द्वारा होता है, माइटोसिस द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड सेल हो गई है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। 1 सेट में 23 ह्यूमन के अंदर, और दूसरे में भी 23। एक सेट जो आता है वो कहाँ से आता है, मतलब माता से, और एक होता है जो आता है पिता से, ठीक है ना। दोनों पेरेंट्स से आते हैं, जिसमें एक माता से आता है, एक पिता से आता है, ठीक है, एक सेट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में क्या होता है कि जैसे ये कोशिका हो गई, इसमें क्या होगा कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम का ओनली 1 सेट पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे होगा, हैप्लॉइड सेल का निर्माण, तो ये कोशिका होगी जिसे, तो इसके जब मियोसिस होगा, ठीक है ना, मियोसिस होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में अर्धसूत्री
विभाजन, तो उससे 4 कोशिका बनेगी। अब मियोसिस किस में होता है? डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती है। 4 कोशिका जो बनती है उनका जो उनमें जो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, वो एक एक सेट होते हैं, इसलिए उनको एन हैप्लॉइड सेल्स भी बोलते हैं। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल। ये कहाँ पर होता है ये डिवीजन? मियोसिस टेस्टिस में, ओवरी में, ठीक है ना। इससे एग या स्पर्म का निर्माण होगा ह्यूमंस में, एग और स्पर्म, ठीक है ना। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको हैप्लॉइड सेल या एन कोशिका भी कहते हैं, एन सेल कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका क्या करती है? फर्टिलाइजेशन करती है और फिर डिप्लॉइड सेल का निर्माण करती है। तो ये होगी हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं हम, डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, ठीक है। हैप्लॉइड सेल में क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल बनती है किससे? मियोसिस से, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है, उससे ही हैप्लॉइड सेल बनती है। और इसके बाद में ये जो बनती है वो माइटोसिस से, मतलब समसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, ठीक है ना। यह भी समझाया था फर्टिलाइजेशन से, निषेचन बोलते हैं जिसको हिंदी में, फर्टिलाइजेशन, निषेचन से इसका निर्माण होता है। इसके अलावा हैप्लॉइड सेल में क्या होता है? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ओनली एक सेट पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दोनों सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड भी होती है, डिप्लॉइड भी होती है। जो हैप्लॉइड सेल होती है उसमें क्या होता है, वो ओनली टेस्टिस और ओवरीज में पाई जाती है। तो मतलब हमारी बॉडी का बहुत कम हिस्से में हैप्लॉइड सेल होती है, लेकिन डिप्लॉइड सेल जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण उस डिप्लॉइड सेल से ही होता है। तो डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। सोमेटिक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोमा मतलब बॉडी होता है, ठीक है ना। तो पूरी बॉडी का निर्माण डिप्लॉइड सेल से होता है। लगभग कुछ भाग होता है जो हैप्लॉइड सेल से उसका निर्माण होता है। इसलिए ये जो कोशिका होती है, डिप्लॉइड कोशिका, डिप्लॉइड सेल होती है, इनको सोमेटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, सोमेटिक सेल। और ये जो होती है ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? सेक्सुअल ऑर्गन्स में, ठीक है ना, गोनेट्स में होती है, तो इनको सेक्स सेल भी कहते हैं, सेक्स सेल्स, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है? फर्टिलाइजेशन करती है, मतलब निषेचन करती है, और ये निषेचन नहीं करती है, फर्टिलाइजेशन नहीं करती है और ये फर्टिलाइजेशन करती है। इसके अलावा क्या हो जाएगा इसमें? और जो हैप्लॉइड सेल होती है वो क्या करती है कि मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है? आनुवांशिक पदार्थों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आनुवांशिक पदार्थों को एक कोशिका से आनुवांशिक पदार्थों का अगली वाली जनरेशन में ट्रांसफर, अगली जनरेशन में
ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफर नहीं करती है क्योंकि ये क्या है, सोमेटिक सेल्स है। तो सोमेटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं करती है। का ट्रांसफर नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती और ये करती है, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल हो गई हैं। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है सेल डिवीज़न। तो हम इसके बाद सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल काम में आने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।